तो मतलब न जाने किन-किन ने कितने संविधान पेश किए थे और ये लोग आपस में कभी सहमत नहीं हो पाते थे। और जी। इन लोगों के ये प्रारूप तक इनसे नहीं बनता था। अगर एक बनाता भी था तो दूसरा फाड़ देता था। ये हालत थी इनकी और इनके संविधान वो डेटा भी हम कभी रखने वाले हैं कि किस जी। तरीके के इनके संविधान के मसौदे हुआ करते थे, जहाँ पर ये बात करते थे कि ब्राह्मण को 100 वोट का अधिकार होगा, यानी कि जो ब्राह्मण है उसके 1 वोट का मतलब 100 वोट होगा, मतलब 1 वोट की कीमत 100 के बराबर होगी और क्षत्रिय के 50 के बराबर, और जो वैश्य होगा उसकी कीमत होगी 1 वोट की 1 के बराबर। लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी है, जो हुँ। इंडिया का बहुजन वर्ग है, मतलब जो मेजॉरिटी इंडिया के लोग हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा और ना ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये चाहते थे कि अगर जो देश आजाद होता है, मतलब कहने को तो वो लोकतंत्र के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जी। लोकतंत्र कहाँ होगा जब जब वहाँ तो असमानता है, वहाँ तो समानता है ही नहीं। ब्राह्मण का 1 वोट 100 के बराबर की बात करते थे। तो ये ऐसे मसौदे जब अंग्रेजों के सामने पेश करते थे तो ये हँसी का पात्र बनते थे। आजाद भाई जय भीम जी, आपका स्वागत है 10 अम्बेडकर पर। जी सर, आपको भी जय भीम और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को जय भीम। जय भीम सर। जी, थैंक यू सर। जी रखिए बात आप। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं सर, ऐसा है कि पंजाब में और भारत भर में आरएसएस और हिंदुत्व ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बीएन राव ने संविधान लिखा है, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। हमने जो फैक्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो लगाए और उसका हमने जवाब दिया, आपने शायद देखा होगा। अगर आपने उसके बारे में, जो पंजाब में खास करके पंजाब में हिंदुत्व और आरएसएस नहीं कर रही, इनके पालतू जो हैं और दुनिया भर में जो सिख बोल रहे हैं, वो आरएसएस जो बोल रही है उसके ऊपर वो अपनी बात रख रही है। हाँ भाई, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। जो संविधान निर्माता है वो है बीएन राव। सो हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी हमारे श्रोताजनों ने, तो जी। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। जी जी, आप बात रखिए अपनी आजाद जी। अ, हाँ। सर मैं यही कहूँगा कि जो संविधान की बात आती है, तो इस पे क्योंकि मेरे इधर थोड़ा मौसम का इश्यू था, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी मेरे इधर आज सुबह से नहीं थी, इवन कल भी नहीं थी। तो मैंने वो मेरे पास पहले से पड़े हैं, हमने 2-3 स्ट्रीम इस पे ऑलरेडी की थी। जी। लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आई थिंक वो डेढ़ घंटे के सेशन थे 3। ठीक। तो मैं उतना नहीं, पर मैं शॉर्ट में कुछ बताना चाहूँगा। जो लोग हमेशा ये इस तरीके की बातें करते हैं कि संविधान निर्माता बीएन राव हैं, कभी ये कहते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। ये नए-नए सिगुफास चलते रहते हैं जी। और इसका एक कारण भी है। असल में ये जो लोग हैं, ये बाबा साहब का क्रेडिट ये ले नहीं सकते, लेकिन हुँ। इनकी जो मानसिकता है, वो ये है असल में मानसिकता कि अ, हम क्रेडिट तो नहीं ले पाएँगे, या बाबा साहब के जितना हमारे जो महापुरुष हैं, इनके इनके जो महापुरुष ये मानते हैं जिनको, वो उतना ना तो विद्वान थे, ना ही उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया। अब असल में हर व्यक्ति की ये महत्वाकांक्षा होती है कि उनका भी कोई ऐसा पूर्वज रहा हो जिसके नाम पे ये प्राइड ले सकें, क्योंकि फ़ॉल्स प्राइड जी। हम देखते हैं कि हिंदुइज़्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और ख़ासकर इंडिया के तो लगभग हर रिलीजन में, इंडिया में जो रिलीजन है, जो फ़ॉलो करने वाले हैं अलग-अलग रिलीजन्स को, लगभग हर किसी की यही हालत है। तो असल में ये देखा जाता है कि पिछले साल ये हमें देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा संविधान के लेखक हैं। अब देखिए किस तरीके से इन्होंने बातों को ट्विस्ट किया, और ये बात बहुत फैली थी, तब इस चीज़ को भी हमने डिबंक किया था कि असल जी। में जो कैलियोग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, तो उनको इन लोगों ने इंटरनेट पे ऐसे कोई आर्टिकल अब किसी ने पब्लिश कर दिया, तो आप सर्च करोगे कि कौन किसने लिखा था अपने हाथों से, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो कैलियोग्राफर थे और एक सजावट भरे
ढंग से लिखवाने के लिए उनको हायर किया गया था, उसके लिए उनको मेहनताना देने की बात भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि देश हित में कोई भी काम हो रहा होता है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसके लिए क्या ही मेहनताना लूँ। उसके बदले में उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इस पे जो पेज होता है उसके नीचे हमारा नाम हो, इतना ही काफ़ी है, हम जी, मेहनताना नहीं लेंगे। तो असल में सर सोचिए कि इस चीज़ को ये लोग इस तरीके से दिखाने लगे कि वो संविधान निर्माता है। मतलब इससे ज़्यादा घटिया और कुछ हो नहीं सकता। जी, हालाँकि बाबा साहब का संविधान सभा सफ़र कैसा रहा और क्यों उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, इसके ऊपर और भी हम आने वाले टाइम में सेशन कर देंगे, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, क्योंकि मेरे पीसी में पड़े थे सारे फाइल्स, तो मैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास वो पड़े हैं तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। असल जी, में सर हम अगर इतिहास की बात करें कि संविधान भारत में बनाने की माँग कब से उठी थी, तो सबसे पहले पहली बार 1895 में, यानी हाँ, 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। जी, और अब इसके बारे में ज़्यादा ना कहूँ वो ही बेहतर है, क्योंकि इसके बाद फिर 1922 में 1922 में गांधी जी ने संविधान की माँग उठाई, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, पटेल, तो मतलब न जाने किन-किन ने कितने संविधान पेश किए थे और ये लोग आपस में कभी सहमत नहीं हो पाते थे। और जी, इन लोगों के ये प्रारूप तक इनसे नहीं बनता था। अगर एक बनाता भी था तो दूसरा फाड़ देता था। और इस हुँ, तरह इन्होंने 50 सालों से ज़्यादा का समय लगा लिया, लेकिन संविधान का प्रारूप इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने पेश नहीं कर पाया था। ये हालत थी इनकी। और इनके संविधान, वो डेटा भी हम कभी रखने वाले हैं कि किस जी, तरीके के इनके संविधान के मसौदे हुआ करते थे, जहाँ पर ये बात करते थे कि ब्राह्मण को 100 वोट का अधिकार होगा, यानी कि जो ब्राह्मण है उसके 1 वोट का मतलब 100 वोट होगा, मतलब 1 वोट की कीमत 100 के बराबर होगी और क्षत्रिय के 50 के बराबर, और जो वैश्य होगा उसकी कीमत होगी 1 वोट की 1 के बराबर। लेकिन जो शूद्र कम्युनिटी है, जो हुँ, इंडिया का बहुजन वर्ग है, मतलब जो मेजॉरिटी इंडिया के लोग हैं, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा और ना ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये चाहते थे कि अगर जो देश आज़ाद होता है, मतलब कहने को तो वो लोकतंत्र के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जी, लोकतंत्र कहाँ होगा जब एक जब वहाँ तो असमानता है, वहाँ तो समानता है ही नहीं, ब्राह्मण का 1 वोट 100 के बराबर की बात करते थे। तो ये ऐसे मसौदे जब अंग्रेज़ों के सामने पेश करते थे, तो ये हँसी का पात्र बनते थे और इनके पूर्वजों ने जग हँसाई करवाई थी और वो हँसते थे इन पे और इनके मसौदों को फाड़ के फेंक देते थे कि ये क्या बकवास है, मतलब बच्चों वाला खेल चल रहा है क्या यहाँ पर? तो ये हाल था सर इनका। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात तो ये है कि जब ब्रिटिश सरकार के लोगों ने इनसे ये कहा कि अगर संविधान आप नहीं बना सकते तो बताइए, हम संविधान सलाहकार है ना, लंदन से बुलवा देंगे आपके लिए, इंग्लैंड से ला देंगे। तो ना तो ये खुद बनाते थे और ना ये उनको बनाने की अनुमति देते थे। और अंग्रेज़ों पे ये क्या आरोप लगाते थे कि अगर संविधान आप बनाने की बात कर रहे हो, तो आप तो हमारे देश को गुलाम बना के रखा हो। जी, हम तो आपके अधीन हैं। तो हम आपसे अगर संविधान बनवाएँगे तो हम उसको आज़ादी के नज़रिए से कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि हमारा संविधान बनाने वाले आप हो। तो ये बात सही थी, लेकिन जी, अब करते भी तो करते क्या? ये इनके पास ना तो ये संविधान उनसे बनवाना चाह रहे थे और ना ये खुद भी बनाना जानते थे। इनके पास क्या होगा संविधान में, कैसा लोकतंत्र होगा, कैसी कार्यपालिका होगी, विधायिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इनको कुछ पता ही नहीं था असल में। जी, तो बिल्कुल। अब ये सारी परेशानियाँ होने के बावजूद इनको कुछ, मतलब इनको क्या लगता था कि जिस तरीके से मनुस्मृति में जो चीज़ें लिखी गई हैं ना, वही संविधान को लिख दें। मतलब इनका सबसे जो आसान तरीका था, इनका संविधान कहाँ जाके अटकता था, वो था मनुस्मृति। मतलब हम मनुस्मृति में से जो जिन चीज़ों पे हमारा विरोध होता है, उन चीज़ों को हटा देंगे और बाकी उन सारी 22 चीज़ें फिर से ला देंगे। इनको ये लगता था कि उससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब जब ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हर आने वाली जनरेशन जो जनरेशन चल रही है उससे ज़्यादा वाइज़र होती है। तो सर जी, और एडवांस भी होती चली जा रही है। बिल्कुल। लेकिन ये प्रिमिटिव लोग हैं, ये अतीतवादी हैं और इन अतीतवादियों को क्या लगता है कि जो ज़्यादा पुराना है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब इनको जो पुराना वाला चीज़ बेहतर लगती है, इसलिए इनको लगता था कि जो मनुस्मृति है, अब उसका कोई एग्ज़ैक्ट डेट इनको खुद नहीं पता होता कि इनके कब लिखे गए धर्म ग्रंथ, लेकिन इनके दावे हैं वो लाखों से नीचे नहीं उतरते।
तो इनको जी, लगता है कि पुरानी चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं, तो इनको आज भी ये मनुस्मृति की चीजों को डिफेंड करते हैं अलग अलग तरीके से, जबकि हम मनुस्मृति की एक एक श्लोक की इनकी खाल खींच चुके हैं और दिखा चुके हैं कि इसके अब मायने बदलने से आप एक जो मतलब 7वीं 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी होगा ना, जो 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा, वो भी बता देगा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन ये सोचते हैं कि हम लोगों को बरगला सकते हैं, हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। असल में होता ये है कि जिस धर्म को कोई भी फॉलो कर रहा होता है, उसमें उसकी आस्था होती है और आस्था जी, में लोग ऐसा विश्वास करते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या हमारा धर्म ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे बायसेस होते हैं। तो इंसान उससे निकलने में वक़्त लगता है और ये धर्म चलते हैं सिर्फ़ डर पे, और भगवान और भाग्य का डर दिखा के ये धर्मों को आगे बढ़ाया जाता है, तो लोग उसमें फँस जाते हैं। लेकिन असल में हम संविधान की बात करें, मनुस्मृति पे बाद में भी आ जाएँगे। जी, तो जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो जी, वो इस शर्त पर उन्होंने इस शर्त पर ऐलान किया था, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, अंग्रेजों की जो पावर है वो कम हो रही थी और उन्हें लगता भी नहीं था कि अब वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर भी पाएँगे। तो उन्होंने जब ये भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम अपना संविधान बना लीजिए, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं और तुम उस पर काम कर सको, अपने देश को एक नई ऊँचाइयों पर ले जा सको, और ये बेहद ज़रूरी होता है। इसके बावजूद इनकी कई बैठकें हुई और बैठकों का दौरा इनका चलता रहा और भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा ये लोग तय ही नहीं कर पाए सर। नौटंकियों का इनका दौर खत्म ही नहीं होता था। साइमन जी, कमीशन जब भारत आया, तो उसकी आने की तैयारी में, जब साइमन कमीशन था उसके पहले ही भारत में जो लॉर्ड वर्कनहेड थे, उन्होंने भारतीय नेताओं को उस टाइम ये चुनौती भरे स्वरों में कहा था, एक वार्निंग टाइप दी थी कि ये जो यहाँ पर जो राजा महाराजा थे, जो प्रतिनिधि खुद को कहते थे, वो सारी चीजें मतलब ये समझते थे, जो सवर्णों के हाथ में जो चीजें थी, बड़े बड़े जो लोग थे सवर्ण, अ, तो इनसे ये कहा था कि तुम संविधान का मसौदा तक पेश नहीं कर पा रहे हो। ये कितने बड़ी दुर्भाग्य की देश है कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी कि जी, इसके बावजूद भी आप लोग एक संविधान का मसौदा नहीं पेश कर पा रहे हो। तब जी, उन्होंने ये भी कहा था कि भई हम ब्रिटिश से सलाहकार आपको बुला दें। अगर आपको जानकारी मतलब जानकारों की ज़रूरत है, तो हम बुला देते हैं। जो तुम्हारी इच्छाओं के और तुम्हारी जनता की आशाओं के अनुरूप जो होगा वही करेंगे, आपकी सलाह के अनुसार करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हम अगर संविधान बना के देंगे तो शायद वो संविधान आपके लिए कारगर साबित ना हो, क्योंकि आप ऐसा समझते हो कि भई हमने आपके देश को गुलाम किया है, गुलाम बनाया है, और हमारे बनाए हुए संविधान को आप स्वतंत्रता के रूप में कैसे देख पाएँगे? जी, तो इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये स बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे इस चीज़ को। इनको लगता था कि हमारा मज़ाक उड़ जाएगा, और वास्तव में मज़ाक के लायक तो ये बने, क्योंकि अब देखिए कि यहाँ का जो एक बहुजन तबका है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं इंडिया के, वो तो हाशिए पे थे। उनको शिक्षा के अधिकार नहीं थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद ही जो ब्रिटिश आर्मी में जो ऑफिसर्स हुए और जिनको उन्होंने भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो शिक्षा के प्रावधान किए थे कि जो भी ब्रिटिश आर्मी में रहेगा, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होंगे, उनके बच्चों के लिए जो मैंडेटरी एजुकेशन थी, तो वो उसकी वजह से जो पढ़ने के, लिखने के अधिकार शूद्रों को मिल गए और वो अंग्रेजी शिक्षा पा पाए। उसके बाद से देखते हैं हम कि क्रांति की एक नई अलख हमें देखने को मिलती है, और उसके सबसे पहले जो हमें महात्मा ज्योतिराव फुले दिखते हैं, है ना? उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सबसे बड़ा जो बदलाव हमें तब देखने को मिला। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। जी, अब इसके बाद मतलब उस टाइम मतलब इंडिया का अगर साक्षरता दर देखें हम, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल, और उसमें भी जो ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, बहुत ही कम लोग जो शूद्र थे वो हो पाए थे, बाकी ज़्यादातर यही थे, सवर्ण लोग ही थे, क्योंकि बिल्कुल, एकदम से अधिकार मिलने के बाद भी कोई भी समाज एकदम से आगे नहीं मेन स्ट्रीम में आ जाता है, या ना ही वो एक जनरेशन में ही कोई पढ़ लिख जाता है। अभी तक भी हमारे लोगों को वक़्त लगेगा भी, और भी मेन स्ट्रीम में आने के लिए, क्योंकि ये साजिशें हमेशा करते रहते हैं, और ये कभी न्यायप्रिय लोग नहीं हैं, इनको न्याय देना पसंद नहीं है, ये चाहते नहीं हैं, इनको ये लगता है कि जिनको इन्होंने शूद्र बना के रखा था, आज वो इनकी बराबरी कर रहे हैं। जो मेरिट का रोना ये रोते थे, आज इनके जो योग्यता इनके मुँह पे मारी जा रही है फेंक के, कि तुम योग्यता योग्यता कुछ नहीं, योग्यता सिर्फ़ इतना है कि लोगों के पास अवसर होते हैं, वो योग्य हो जाते हैं, और जिनके पास अवसर ही नहीं है, वो कितना भी योग्य हो, वो क्या है? वो कुछ जी, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पास अपॉर्च्युनिटी ही नहीं है। वो अ,
क्या करें, मजदूरी कर रहे हैं। तो एक बड़ा वर्ग है वो इस सारी चीज़ों में फँसा हुआ है। तो असल में ये जो चीज़ें हैं, ये उस टाइम हो रही थी। तो जिस तरीके से इनके ही पास ज़्यादातर लोग थे, लेकिन इनका जो दौर था वो खत्म नहीं हो रहा था, ये मसौदा पेश नहीं कर पा रहे थे। मतलब हुँ, देश का प्रतिनिधित्व के बारे में इनको पता ही नहीं था कि कैसे होगा। तो इनका जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसकी भूमिका के बारे में इनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी। और जी, इसके अलावा फिर हम आगे जब बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि 1946 में जैसे 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल 1 सप्ताह में वहाँ के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 की जो 16 अमेरिकी सैनिक थे। तो जी, आज भी जापानी लोग भी इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, इस स्टेटमेंट को, कि जापानी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भारत की तरह संविधान लिखने का अवसर अगर जापान को मिला होता, तो जापान और भी ज़्यादा आगे होता। जबकि हम देखते हैं कि जापान इतना आगे, उसके बाद भी वो ये आशा जी, करते हैं कि भारत का जो संविधान है, वो कितना बेहतरीन संविधान है। मतलब दुनिया के बेहतरीन संविधानों में गिना जाता है हमारे देश का संविधान। ये चीज़ें ये कभी इस पे बात नहीं करते हैं। तो जब ये लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती के बाद भी ये संवैधानिक मसौदा पेश नहीं कर पाए, तो दुनिया के सामने भारत का सिर नीचे हो गया। मतलब भारत के सर पर एक कलंक का धब्बा लग चुका था कि इतने बड़े देश में कोई भी नहीं है कि जो मसौदा तैयार कर सके। इस सभा में मतलब उस टाइम के जो कांग्रेस की जो सभा थी, इसमें कांग्रेस ही शामिल नहीं थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा थी और अलग-अलग विचारधाराओं के लोग थे, जो संघ वाले भी थे, सभी लोग सम्मिलित थे। राजाओं के प्रतिनिधि भी थे और भी लोग थे, लेकिन सभी के प्रयास हुए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद भी जिन्ना ने और भी पानी फेर दिया कि भाई हम एक नहीं 2 संविधान के लिए वो अड़ गए। तो इन पे एक संविधान नहीं बनाया जा रहा था। अब बात उठने लगी कि पाकिस्तान के लिए एक और संविधान बनाने की बात होती है। तो जी, इसलिए ये बात की गंभीरता को जब इन्होंने समझा, तो नेहरू ने कहा कि भई हम इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों के बुलाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो ऐसी बेइज्जती के बाद, जब इस तरीके की बेइज्जती के नेहरू तो मान गए थे कि भाई अब हमसे कुछ हो नहीं सकता, हमारे देश में कोई नहीं दिखता कि जो संविधान का मसौदा बना भी पाएगा, तो नेहरू इस चीज़ पे एग्री कर गए कि हम ऐसा करते हैं कि इंग्लैंड से बुला लेते हैं संविधान सलाहकार। तो उसके बाद फिर गांधी जी को अचानक से डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल आया। उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की तब ये बात उठी थी। और इस समय तक किसी भी टोली की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर का कोई जिक्र नहीं था। सरदार पटेल की बात तो सभी को पता ही है कि उन्होंने ये कहा था कि तो सर इंग्लैंड में अंबेडकर। आजाद जी जो हाँ, हाँ सर। इंग्लैंड में जो हाँ, जो इंग्लैंड में ये गए थे, पटेल था, राजेंद्र प्रसाद था और जवाहरलाल नेहरू था। ये हाँ, इंग्लैंड हाँ, में सर विलियम एवोर जेनिंग्स के पास गए थे कि भारतीय का संविधान लिखना बिल्कुल। है। उसने मना कर दिया हाँ, था। या बहुत बिल्कुल। सही बात है। बोलिए हाँ जी, कंटिन्यू करिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं भी हमें हमने पढ़ी ही हैं और सबको पता ही है कि जो सरदार पटेल हैं, अ, उन्होंने तो ये कह दिया था कि अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियाँ और रोशनदान भी बंद कर दिए हैं, देखते हैं वो कैसे संविधान सभा में प्रवेश होते हैं। तो जी, बाद में हालाँकि जब संविधान बना और उसके संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए, जो पटेल हैं वो भी बाबा साहब के मुरीद हो गए थे और बाबा साहब के लिए उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि अच्छी फसल देने वाला बीज, बाबा साहब के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था। मतलब सोचिए, नफ़रती लोगों के मन में भी बाबा साहब के प्रति सम्मान जाग गया था जब उनकी लगन को, उनकी मेहनत को, उनकी विद्वता को देखा था। है ना? और मतलब ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है, अगर डिटेल में जाएँगे कि किस तरीके से उनको चुनाव हरवाया और जहाँ से वो चुनाव जीते, वो हिस्सा उन्होंने उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। कई सदस्य, कई समितियाँ, कई संशोधन और कई सुझाव जी और देखिए कई आजाद देशों जी, के विचार। ये जो अच्छा हाँ, एक हाँ। ना ये जो हाँ, सिख है ना दिनेश सिंह एलएलएम है, ये पोस्ट कर रहा था दिसंबर 18 को कि भारत का संविधान ही मनुस्मृति का एडवांस वर्जन है। और अभी ये उनके साथ आरएसएस वालों के साथ लगे बोल रहा है कि भारत का संविधान बीएन राव ने बनाया। वो अभी अच्छा हो गया। जब जो बीएन राव को क्रेडिट है, मतलब इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। ये होती है हिपोक्रेसी और इनको कहते बिल्कुल। हैं सर बिन पैंदी का लोटा। मतलब जी, इनका कोई मतलब स्थिरता ही नहीं है इनमें, मतलब कि कोई स्टैंड ही नहीं है इनका तो।
जी, ये कभी बिल्कुल। किधर लुढ़क जाते हैं, कभी किधर लुढ़क जाते हैं। देखिए, ये अर्थात हाल है लोगों का। आज़ाद एक जो ये स्वामी आनंद स्वरूप है ना, इसके टकले पे हुँ। भी टिकली मारनी है। ये भी बहुत आजकल फुदक रहा है ना, ये बहुत बताता है बाबा साहब के बारे में क्या कुछ नहीं लिखता है। आपने तो इसको काफ़ी बार एक्सपोज़ भी किया है ना, तो इसके बारे में भी बात करनी है। आप जब संविधान के बारे में बात करिए, फिर मैं बताऊँगा वो यत्र नारी वो वाला जो श्लोक है ना, वो भी इसने बताया है कि नारियों की हम कैसे इज़्ज़त करते थे, और वो मनुस्मृति का सपोर्टर है, और दिनेश सिंह इसका सपोर्टर है। सो दिनेश सिंह इज़ सपोर्टिंग मनुस्मृति ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो हुँ। व्हाट आई हाँ, मीन? हाँ सर, इन पे सभी पे बात करेंगे हम, बिल्कुल हाँ। हाँ, करेंगे इन सर। पर सर ऐसा करना, जैसे आपके जो रीच है आपकी बहुत बड़ी है, हमने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है पंजाब तक, क्योंकि पंजाब में ये काम नहीं हो रहा था। सो अभी हमने जो पंजाबी में करते हैं, लेकिन आपको पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। हम भी आपको कभी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं आपको। तो हमको जो इंस्पिरेशन मिला है, तो साइंस जर्नी और आप जैसे भाई जो काम कर रहे हैं बाबा साहिब के और अपने समाज के लोगों के लिए, तो हमने ये पंजाब में शुरू किया। तो यही जो आरएसएस वाले हिंदू जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिख हैं जो, ठीक है? उनको हुँ, हुँ। जवाब देने के लिए ये चैनल खड़ा हुआ था। आप अपने लेवल पर इनको एक्सपोज़ ज़रूर कीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल, बात बिल्कुल कंटिन्यू सर, करिए। जी। बिल्कुल। आप बात कंप्लीट हाँ, करिए हाँ। ज़रा, सॉरी बीच में जी। काट दिया। तो इस तरीके से सर हम देखते हैं कि बाबा साहब को मतलब किस तरीके से पहले संविधान सभा में वो ना पहुँच पाएँ, इसके लिए रोका गया। मतलब पूरी कोशिश की गई, मतलब उनको चुनाव हरवाने में, और जिस हिस्सा से वो चुनाव जीते, वो पाकिस्तान को दे दें। लेकिन बाद में इनको लगा कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो फिर बाद में इनको लाना पड़ा। और इसके बाद फिर पता चलता है कि कई समितियाँ और कई संशोधन हुए, और सुझाव और मतलब विचारों के बाद पृथक पाकिस्तान की घोषणा हो गई कि पाकिस्तान एक अलग देश होगा। तो जब पहली बार 9 दिसंबर 1940 से भारतीय संविधान पर जब काम शुरू हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी, आज जो लोग संविधान बदलने की सर बात करते हैं, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन उनके पूर्वजों ने तो जंग हसाई करवाई थी। भारत देश के नाम पर जो आज ये नेशनलिज़्म के नाम पर, ये देशभक्ति के नाम पर लोगों पर टैग लगाते रहते हैं, और देशभक्ति इनकी क्या है? इनका धर्म। मतलब अगर जो धर्म जी, विरोधी है या जो धर्म को नहीं मानता, उसको ये कहते हैं ये देशद्रोही है। मतलब, और जो पाखंडों को, अंधविश्वास को और जो जातिवाद को, हिंसा को बढ़ावा देता, वो इनकी नज़रों में देशभक्त है। तो ये वो लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जंग हसाई करवाई, इस देश के नाम पर इन्होंने कालिक फुतवा दी थी, एक धब्बा लगवा दिया था कि इतने बड़े देश में ये देश कैसे चलाएँगे, जब इनके अंदर तो पहले से इतना डिस्क्रिमिनेशन था ही, लेकिन अब बताओ एक मसौदा तक एक तैयार नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, और ये लोग अभी भी भेदभाव में ही विश्वास करते हैं। तो जी, ये जो जो लोग हैं जो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट है संविधान। असल में इन्हें एक बार पढ़ना तो चाहिए कि वो संविधान बना कैसे? हमने जो स्ट्रीम करी है उसमें ये बताया है कि किस तरीके से न्यूटन सर और मैंने बताया था कि बाबा जी, साहब ने किस तरीके से एक-एक जो आर्टिकल्स होते थे, कितने दिन तक बहस चलती थी, और जी, बाबा साहब पूरे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, किस तरीके से उनको एक-एक वर्ड का मीनिंग समझाते थे, कैसे मतलब तब जाके ये ऐसा नहीं कि आसानी से कोई एक आर्टिकल बन जाता था। किस तरीके जी, से बाबा साहब ने संघर्ष किया इनको समझाने में, और ये हमेशा सारे के सारे इनका एक ही टेक था कि कोई भी आर्टिकल सामने आता है पहले विरोध करना है, उसके जी, विपक्ष में खड़े हो जाना है। बाबा साहब के समझाने के बाद ही वो बड़ी मुश्किल से समझते थे। एक ना तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं, सॉरी। यहाँ पे ये हुँ। कहा जाता है कि एक जो आर्टिकल 25 बी का पता नहीं सेकंड क्लॉज है, ये पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये कहते हैं बाबा साहब ने चोरी से उसमें ऐड कर दिया, किसी को बताया ही नहीं। अच्छा। या वो मतलब बोले वो तो तो बाकी 1951 सदस्य में क्या पता कर लगा। रहे थे? या वो बोले, आजाद सर वो बोलते हैं कि जो आर्टिकल 25 बी एक्सप्लेनेशन 2 है ना, वो बोले कि हुँ। ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है अम्बेडकर ने चोरी ऐड किया। तो 1951 में जो बलदेव सिंह जो सिख नुमाइंदे थे उनको पता लगा, उन्होंने विरोध किया, तो अम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया। यार क्या बातें हैं ये अरे इनके सर, ये इंटेलेक्चुअल इनका बोलते हैं काम ही पंजाब है में। सर। हम्म, हुँ। और सर अब जो बी.एन. राव की बात आती है, हम्म, मतलब मसौदा तैयार करने के बाद जो आगे इसको इस पे कार्य हुआ, मतलब इसको जो अमली जामा पहनाने का कार्य इसमें बिल्कुल, हुआ, इसमें भी बहुत नौटंकियाँ हुईं। जो बी.एन. राव थे और इनके साथ एक और थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। मान लीजिए सेक्रेटरी थे बाबा साहब के,
एसएन मुखर्जी थे। इनका काम सिर्फ इतना था कि दुनिया देश के संविधानों को पढ़ के उनमें से कुछ चीज़ें हैं बाबा साहब जो कहती थी इनको काम देते थे, वो चीज़ें निकाल कर बाबा साहब के सामने रखना। अब उनमें से किस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना, लेना या नहीं लेना, वो बाबा साहब का डिसीजन था। जी, तो असल में बाबा साहब ने बाद में संविधान सभा में बीएन राव को इसका क्रेडिट भी दिया था और जी, वो उनका इतना बड़ा दिल है। उन्होंने ये कहा भी था कि हमारे साथ जो एक इकलौते व्यक्ति जिन्होंने मन से और लगन से साथ दिया, कार्य किया, वो बीएन राव हैं और इनका संविधान बनाने में एक आंशिक योगदान है। आंशिक योगदान के बारे में बात की है बाबा साहब ने और जी, यहाँ तक भी कहा बाबा साहब तो फिर भी इतने बड़े दिल के थे जब उन्होंने स्पीच दे रहे थे तो ये भी कहा था कि इसका क्रेडिट जो मुझे दिया जा रहा है, इसका क्रेडिट मतलब इसके हकदार बाकी सब लोग हैं, बीएन राव को भी और भी लोगों को उन्होंने दिया नाम लिए थे। हाँ, लेकिन बाद में सर आप जो पूरी संविधान सभा में जो स्पीच दी गई, बाद में जो लोगों ने बोला, उनको पढ़ेंगे तो सारे लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बिना तो ये संविधान बनाने के बारे में कोई बिल्कुल, सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल तो बोला। ये सारी इसके बारे में ये पढ़ते नहीं है। मतलब संविधान इस तरीके से जो टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने देशवासियों के सामने रखा, जिसके दम पर आज देश विकास कर रहा है, लेकिन विकास ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। आज भी ये संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, संविधान को ठीक तरीके से लागू नहीं होने देते हैं और असल में बाबा साहब ने इस चीज़ को इसलिए कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जी, अगर उसको चलाने वाले लोग उनकी मंशा सही नहीं होगी तो वो संविधान गलत साबित होगा। और बाबा साहब ने ये भी कहा था अगर संविधान में कुछ खामियां कमियां भी हैं लेकिन उसको चलाने वाले अच्छे हैं तो वो वो संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो ये बातें क्यों कही थी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि ये देश के लोग ऐसे हैं कि जो कितना ही अच्छा संविधान बना दिया जाए लेकिन ये इनके अंदर निष्पक्षता नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को समझते थे और इसलिए ही नहीं बाबा साहब को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। वो उनका योगदान, उनका समर्पण, उनका कर्तव्य, उनके संघर्षों को देखेंगे ना तो कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने देश के लिए काम किया। वो पूरे देश के हित में उन्होंने सोचा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी एक जाति विशेष के नेता हैं। उनके लिए सर्वोपरि थे वो लोग जिनका उत्पीड़न हुआ है, जिनका शोषण हुआ है। अब बाबा साहब ने जो औरतों के अधिकार के लिए बात की, तो क्या वो दलित औरतों के लिए अधिकार की बात कर रहे थे? वो तो देश की सभी औरतों के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि महिलाओं को अधिकार तो सवर्णों की महिलाओं को अधिकार नहीं थे। जी, तो बिल्कुल। ये इस तरीके से हमारे देश में सर असंख्य लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संविधान को कोसते हैं और कोसते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, हमारे आपके जैसे लोग सर। तो संविधान इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि एक नागरिक के नाते इसमें हमारे हित अधिकार निहित होते हैं, जिसके जी, वजह से एक देश के नागरिक को मतलब ये हम देखते हैं सर कि ये देश के अंदर ये फैशन सा बन गया है कि संविधान में दोष निकालो, किसी भी चीज़ को मतलब गलत बोल दो, कुछ नहीं है तो बाबा साहब पे झूठे आरोप मढ़ दो, एक नई कहानी बना के एक नया आर्टिकल लिख दो और वो इतने अंधभक्ति का लेवल तो आप जान ही चुके हैं कि इस कदर का है कि टेक्निकल दुनिया में उनको पता ही नहीं है कि वो इतने हास्यास्पद तरीके के काम करते हैं कि एक आर्टिकल लिखेंगे, गूगल पे कोई एक ब्लॉग वेबसाइट बना लेंगे और उस पे आर्टिकल लिख देंगे। अब वो सेम कीवर्ड से कोई सर्च करेगा तो मिल जाएगा और फिर कहेंगे देखिए ना, बाबा साहब के बारे में ऐसा लिखा है, गूगल बता रहा है। अरे तो गूगल जी, कोई ये थोड़ी ना है कि गूगल पे कोई चीज़ बिल्कुल। लिख के मैं भी कोई भी आर्टिकल लिख दूँ आपके बारे में, किसी के भी बारे में, तो क्या वो सच हो जाता है? उसका फैक्ट चेक तो करो। तो बाकी जो अंधभक्त लोग हैं, उनको ये लगता है कि गूगल पे जो लिखी हुई चीज़ है वो पत्थर सच की है। लकीर है। हाँ, बिल्कुल। तो वो इस तरीके से वो कहते हैं, बाबा साहब के विरोधी खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ये टारगेट किसको करते हैं? अभी 2 साल पहले की बात है कि बहुजन समाज का एक लड़का था, जो ओबीसी से ही था, लेकिन ओबीसी बहुत ज़्यादा अभी गुमराह है, लेकिन बदलाव भी बहुत तेज़ी से देख रहे हैं क्योंकि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है, तो हमें बदलाव उतने जल्दी नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, तो हमें धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि वो भी बदल रहे हैं, ओबीसी में बड़े तेज़ी से बदलाव आ रहा है। तो उसको कैसे बाबा साहब के प्रति उन्होंने नफ़रत भरी और उसने बाबा साहब के प्रति बहुत ही अभद्र तरीके का वो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लेके और उनके 14 अप्रैल के दिन स्क्रीनशॉट लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक्शन हो गया, तो उसके पिताजी सब माफ़ी माँगते फिर रहे कि हमारा, और जबकि गरीब घर से था, उसकी कंडीशन भी बहुत बेकार थी।
तो वो 12th में पढ़ता था। तो इस तरीके से अब फिर जब पता चला कि इसको फँसाया किसने, तो सारे सवर्ण जो लोग थे उसके दोस्त जी, थे और उन्होंने खुद उसको उस पोस्ट को नहीं लगाया, ना कहीं पोस्ट किया, ना स्टेटस लगाया, लेकिन उससे लगवाया कि हम तुम्हारे लिए हैं, कौन तुमसे पंगा लेता है, हम तुम्हें बचा लेंगे। और जैसे ही पता चला कि उस पे एक्शन लिया जा रहा है, तो सारे बिल में दुबक गए, कोई भी आगे नहीं आया। तो इस तरीके से ये बहुजन बच्चों को ही आगे करते हैं, उनको ही बरगलाते हैं और इनके बच्चे अच्छी जगहों में जाके पढ़ते हैं, देश-विदेश में जा रहे हैं और बहुजनों के हकों को भी मारते हैं। पिछले 2 1 डेढ़ साल पहले की बात है, तब इन्होंने 10 करोड़ की स्कॉलरशिप वो एससी, ओबीसी के बच्चों की थी। इन्होंने जी, फर्जी सर्टिफ़िकेट बनवा के इन्होंने ले ली थी। तो अब क्या-क्या देखें, इनके अंदर ज़रा-सी भी इंसानियत तो है ही नहीं। तो असल में सर हम देखते हैं कि ये जो संविधान का ये विरोध करते हैं, इनका ये बेतुका है और संविधान का विरोध ये करते रहेंगे। हमें इन जी, लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि इनको ये कि तुम्हारे पूर्वजों ने किस तरीके से मुँह पे कालिक पुतवा दी थी। तुम्हारे पूर्वजों से एक मसौदा तक तैयार नहीं हो रहा था और आप जी, बात करते हो संविधान पर और आप सवाल उन पर उठाते हो। जो अब वो कहावत एक कही जाती है ना कि 8वीं फ़ेल भी उन पर सवाल उठाते हैं जिनके पास बिल्कुल। 32-32 डिग्रियाँ थी। तो ये हाल है इनका। तो अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा और कभी इसके ऊपर सर क्योंकि वो फिर संविधान सभा की डिबेट्स हैं, वो फिर लंबा सेशन खिंच जाएगा। तो जी, हम उस पे भी अगर आप कहेंगे तो ज़रूर। नेक्स्ट वीक में फिर स्ट्रीम कर लेंगे सर। हाँ, क्योंकि ज़रूर अभी चर्चा कीजिए। रॉक्सी सर ने मुझे आज सुबह ही बताया और फिर मेरे इधर वेदर कंडीशन थोड़ी बेकार चल रही थी। कल से आंधी-तूफान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हुई थी, तो वो दिक्कत थी। अभी जस्ट आई तो फिर मैं जॉइन किया। नहीं, आज़ाद, बहुत थैंक यू सो बहुत मच अच्छा। फॉर कमिंग। जी, और आज़ाद, ऐसा है कि देखें, आप तो हिंदी पे करने वाले ही हो दोबारा। इस पे ना 1-2 स्ट्रीम्स जरा ठोक बजा के करने पड़ेंगी। ये जो टकला है ना, इसकी तबला सही करना है। ये बहुत ज़्यादा बोलता है और इसको एक्सपोज़ करेंगे। दिनेश सिंह जो एलएलएम है, जो ये, और ये नानक सिंह भट्टी जिन्होंने ये नया अपना गुरु बना लिया हुआ है ना, सो वी हैव टू एक्सपोज देम। ये मनुस्मृति को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और जो ये लोग, जो दिनेश सिंह एलएलएम है ना, आजाद, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये सारा दिन हुँ, बैरी ब्राह्मण ब्राह्मणों के अगेंस्ट बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके साथ खड़ा है जो मनुस्मृति का सपोर्टर है। सो एक दिनेश सिंह एलएलएम सो कॉल्ड, वो मनुस्मृति का सपोर्टर होके वो ब्राह्मण को बैरी बता रहा है। बताओ भाई यार, एक तरफ तो खड़ा हो जा, या तो बैरी ब्राह्मण कह दे हुँ, या मनुस्मृति का सपोर्ट कर ले। ये वो दोनों कर रहा है, मतलब उसको भी सपोर्ट करेगा और ब्राह्मण बैरी भी बताएगा। बताओ, तो जी, ये चल रहा है सर पंजाब में। और पंजाब में सर एक और बात मैं कह दूं, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके ऊपर जब संविधान लिखने की बात आती है, तो क्योंकि दे आर इमोशनली अटैच्ड एंड दे जस्ट वांट कि उसी के हिसाब से बने। इसी तरह से पंजाब में ना ये कहते हैं कि जो संविधान बनेगा वो गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से बनेगा। यू नो व्हाट आई मीन? तो जी, थिंक वी, जो हम वहां देखते हैं, जो हिंदुओं की देखते हैं, हम वही बात जो है पंजाब में हम गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से रिलेट कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए जो हैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम वी विल गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एंड नथिंग एल्स। जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा आजाद जी, आप अच्छा ही का सर चैनल है। मैं एक जी, चीज़ ये चीज़ और क्या इसके बारे में वैसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो जी, जी, डॉक्टर ज़रूर। बी आर अम्बेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्यों है कि मतलब क्योंकि बाकी लोग ये कहते हैं कि उसमें से 296 और भी सदस्य थे, तो फिर बाबा साहब को ही पूरा क्रेडिट क्यों? इसका कारण है जी, कि जो संविधान सभा में 296 सदस्य थे जो चुन के आए हुए थे, तो चुनाव के परिणाम स्वरूप भी जो संविधान सभा में दलीय स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बारे में अगर हम बताएँ तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 208 थे, 208 और मुस्लिम लीग के 73 अ, यूनियनिस्ट पार्टी के 1 और यूनियनिस्ट पार्टी अ, मुस्लिम के 1 और शेड्यूल कास्ट का 1 और कृषक प्रजा पार्टी का 1, अछूत जाति संघ का 1 और सिख का भी 1, कम्युनिस्ट पार्टी का भी 1 सदस्य और जो इंडिपेंडेंट थे वो 8 थे। इस तरीके से कुल मिला के 296 सदस्य हुए थे। तो जी, संविधान सभा में अपनी निर्बल स्थिति को देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। अब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग शुरू कर दी थी। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस अन्य ने इस बात के प्रयत्न किए कि मुस्लिम लीग को व्यर्थ की हट छोड़ देनी चाहिए और संविधान सभा में सहयोग करना चाहिए, लेकिन सभी प्रयत्न वो विफल रहे। जी, संविधान सभा का जो प्रारूप अ, जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। उनके निर्देशन में ये संविधान सभा के अ, कार्यकाल किया गया। प्रारूप तैयार करने से पूर्व इस कार्यकाल ने 60 देशों के संविधान के बारे में पढ़ा था और ओ जी, उन तथ्यों को इकट्ठा किया, 3 खंडों में प्रकाशित भी किया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव को विश्व के प्रमुख संविधान और अलग-अलग जो विशेषज्ञ हैं, उनसे विचार विनिमय के लिए अमेरिका, कनाडा और ये आयरलैंड, ब्रिटेन कई सारे देशों में भेजा था कि उनसे संपर्क करें। तो ये सिर्फ़ सलाहकार के रूप में थे, तो उन्होंने उनसे सलाह जाके उनका काम था कि उनसे सलाह-मशवरा करना और उसके ऊपर बात करके फिर एक रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देना। तो प्रारूप जो समिति थी 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी और डॉक्टर अम्बेडकर इसके सभापति चुने गए थे। संविधान का जो पूरा कार्यभार है वो डॉक्टर साहब ने ही किया। पूरा अमली जामा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही पहनाया। प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों में जैसे जो एन गोपाल स्वामी थे, जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, मोहम्मद सादुल्ला, एक मुंशी बीएल मित्तर और डीपी खेतान थे। थोड़े समय जी, के बाद बीएल मित्तर का स्थान माधवन राव द्वारा लिया गया और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने पर उनका जी, स्थान टीटी कृष्णामाचारी द्वारा लिया गया था। बाबा साहब का योगदान इसलिए सबसे ज़्यादा माना जाता है और उनके योगदान के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारूप समिति जो थी, उसमें सभी को पता है कि केवल 7 सदस्य थे। तो उनमें से बीएल मित्तर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब 6 बचे, उनके स्थान पर माधवराव को लिया गया, लेकिन वो अधिकतर अमेरिका में रहते थे और वो आए नहीं, तो 6 ही थे, इसलिए उनका स्थान खाली ही रहा। एक सदस्य डीपी खेतान का भी देहांत हो गया था, उनका भी स्थान खाली रहा, 5 सदस्य बचे और प्रबंधन की समस्याओं में निवृत्त वो नहीं हो पाए और स्थान उनका पूरा का पूरा खाली ही पड़ा रहा। 2 सदस्य जो थे वो बीमारी के कारण अपने ज़रूरी कार्यों के चलते सभा में उपस्थित नहीं होते थे। तो जिससे संविधान का निर्माण की सारी ज़िम्मेदारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधों पर ही आ गई। यह बात संविधान सभा की अंतिम बैठक के भाषण में भी है। अगर कोई पढ़ेगा वो सारे दस्तावेज़ पढ़े हुए हैं क्योंकि अब उसके लिए तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए वैसे ठीक है, हमारे लोगों को भी नहीं पता तो इस पे कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग तो हमेशा नए-नए मुद्दे उठाते रहते हैं। तो जब मैक्सिमम जो लोग हैं ना, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, वो कोई बीमार था, कोई विदेश में था, कोई जी, आ नहीं पा रहा था मतलब क्योंकि वो दिल्ली से दूर थे। तो पूरा काम जो बाबा साहब पे पड़ गया था और इसकी बाबा साहब की बहुत सारे लोगों ने इस पे तारीफ़ भी की थी। खुद नेहरू ने भी ये कहा था, खुद पटेल ने भी ये कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तबीयत भी उस टाइम काफ़ी खराब रहती थी और उन्होंने अपनी तबीयत का ख़्याल ना करके पूरी लगन और मेहनत से रात-रात भर जाग कर इतनी मेहनत के बाद इस संविधान को तैयार किया। और आज ये बड़ा दुःख होता है कि हम सभी ये चाहते हैं कि ये सवर्णों के अंदर भी मतलब थोड़ा शर्म इस चीज़ के बारे में आए कि इनके पूर्वजों ने जो किया, अब उस पे देखो हम जानते हैं कि आपके पूर्वजों ने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप अपने पूर्वजों की गलतियों को छुपा रहे हो तो आप उतने ही ज़िम्मेदार हो उनके जो किए कुकर्मों के जितने की वो थे क्योंकि आप जानते हुए वो सारी चीज़ें कर रहे हो। जी, आपको ये देश आज हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप यहाँ समानता की और जो पीड़ित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है जिसको ऑप्रेस्ड किया गया हज़ारों साल तक, उसके साथ खड़े ना होकर आप उनको और ऑप्रेस करने का काम कर रहे हो। तो इस तरीके के लोगों को थोड़ा समझना चाहिए और बाबा साहब के बारे में आप बगैर पढ़े मतलब
ऐसे लोग जो बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, उनसे पूछिए कि बाबा साहब की कोई 5 किताबें आपने पढ़ी हैं, तो नहीं पढ़ी होंगी। मैं ये कहता हूँ कि देखो, कोई भी व्यक्ति, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति क्रिटिसिज़्म से परे नहीं है। आप करिए, उनका क्रिटिक करिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले एटलीस्ट पढ़िए। आप मान लीजिए कोई मेरे बारे में कोई कुछ गलत बोलता है शब्द, तो एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए कि आज़ाद है कौन? ये क्या करता है? इसका काम क्या है? अगर उसको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरा विरोध कर रहा, तो ये तो बेसलेस हो गया ना। तो अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आप विरोध कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का कर रहे हैं विरोध, तो पहले उसके बारे में पढ़िए तो सही। आपने कहीं व्हाट्सएप से 4 चीज़ें अपने पोस्ट को पढ़ा और आपने उनके प्रति नफ़रत रख के, और फिर आप ये चीज़ें खोजने लग गए कि व्हाट्सएप में ऐसी चीज़ें कहाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ हैं या दलितों के खिलाफ हैं, और फिर आपने वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ ये भी उठ रही थी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लोग गरीब क्यों कहते हैं, जब लोगों के पास इतनी गरीबी थी। कैमरा तो बहुत बड़ी बात होती थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास वो जब बचपन के फ़ोटो हैं उनके, उनके पास कोट-वोट कहाँ से आया? तो सर इससे तक इनको दिक्कत हो जाती है, ज़रा सोचिए कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाना पड़ा था, इस तरीके के इन्होंने आरोप लगाए थे। आजाद, आप आए, थैंक यू सो मच, और आपने बहुत अच्छी बात रखी। राजवीर जी कुछ बात करना चाहते थे आपसे। जी, जी। सर मेरी बात कंप्लीट भी हो गई। हाँ जी, राजवीर जी आप बहुत करिए। हाँ बढ़िया। जी, आजादी जय भीम आपको पहले। जय भीम सर। यादव भाई, पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं कि आप हमारी इस टीम में आ जाए, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं हमारी इस टीम के जरिए। उसके लिए हम आपके थैंक यू सर। आभारी हैं। आप हमारी अरे टीम सर आपका ऐसा कुछ हमारी नहीं इस टीम सर, में आना हमारे आप लिए जब भी बहुत बुलाएँगे ही हम तो आपके गौरव की छोटे बात भाई है। हैं, कभी भी तैयार हैं। नहीं, बहुत ही गौरव की बात है जी हमारे लिए। आप आए, हम आपको हमेशा सुनते हैं। मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि वो जी। आज़ाद भाई रियलिस्टिक आज़ाद नाम का चैनल चलाते हैं। वहाँ पे आप उनको सुनिए, उनको सब्सक्राइब करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वो बताते हैं, जो हमारे पूर्वजों के संघर्ष की बातें हैं, हमारे बहुत ही काम आने वाली हैं। जैसे जिस तरीके की टिप्पणियाँ जैसे बाबा साहब पर की जाती हैं, तो उन सब की जो जानकारियाँ उन चैनलों पे हमें सुनने को मिलती हैं। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। जी। तो रॉक्सी भाई ने, जैसे आजाद भाई आपको बताया कि पंजाब में भी जैसे ना ब्राह्मणों का जोर लगा हुआ था कि उनका जो संविधान है वो मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। सो जी। उनके अनुसार वो होना चाहिए। तो पंजाब में भी ये बात बहुत कही जाती है। हम सुनते हैं हमेशा जब उनसे बात करते हैं कि भाई वो खालिस्तान की जब बात करते हैं, तो हम उसको पूछते हैं कि भाई आपका संविधान क्या होगा? क्योंकि किस तरीके से वहाँ पे जाति वितकरा किया जाता है पंजाब में। तो हमारे वहाँ पे शमशान घाट भी अलग है, हमारे गुरुद्वारे भी अलग हैं, हमारे मोहल्ले, हमारे घर, वो सब कुछ अलग-अलग हैं। किसी तरह का भी जो हमारा रिश्ता उनके साथ नहीं है। सो जब वो खालिस्तान की बात करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई हमारी जगह क्या होगी? आपका संविधान क्या होगा? तो वो हमेशा हमें बताते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है वो गुरु ग्रंथ साहिब होगा। अब आप सोचो कि एक धार्मिक ग्रंथ देश चलाने में कैसे काम आ सकता है, राइट? सो वो हमेशा रोते हैं पंजाब में कि अम्बेडकर ने हमें हिंदू लिख दिया, धारा 25 में हिंदू लिख दिया। जो आपने भी उस पे बातें की है, हमने भी स्ट्रीम की थी, जो गलत बात है, वो झूठ बोल रहे हैं उनके इंटेलेक्चुअल जो भी है। सो जी। इनकी सोच, हर जो इनकी गतिविधि है वो ब्राह्मण से अलग नहीं है। चाहे जात-पात का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, वो हुँ। किसी तरह भी ब्राह्मण से अलग हमें नहीं दिखते हैं। इसलिए हम उनको छोटे हिंदू का नाम दिया है हमने पंजाब में, उनको छोटे हिंदू बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण बड़ा हिंदू हो गया और ये उनके छोटे भाई हैं। सो इनकी कोई भी एक्टिविटी जो भी है, वो उनसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता था बस। थैंक जी। यू सो मच फॉर कमिंग। जी, जी, जी। बहुत-बहुत आजाद जी आपका धन्यवाद स्टूडियो पे जुड़ने के लिए। आपका ही ये चैनल है। आप इसी तरह जो ज्ञान बाँट रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं, वो देते रहिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये हमारा चैनल है भाई, रियलिस्ट आजाद। इसको सपोर्ट करें, लाइक जी। करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है, ठीक है? जिस तरह 10 बुक अम्बेडकर हमारा चैनल है, रियलिस्ट आजाद भी हमारा चैनल है। तो जी, सबको, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पंजाब से जो लोग हैं वो इनको सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जाएं, इनकी व्यूअरशिप बढ़ाएं। वैसे तो इनकी व्यूअरशिप काफी अच्छी बहुत होती है। है।
सपोर्ट करें, ये भाई है अपने, ठीक है, और बहुत काम करते हैं। जिन हालातों में आजाद ने शुरू किया था, बस इनकी स्ट्रगल भी देखने वाली है भाई, जो लोग जानते हैं। आजाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। थैंक यू ब्रो।